बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। आज हम क्लास 12th का पहले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने से आपका आगे आने वाला जो परीक्षा है उसमें बहुत फायदा होगा। आप पूरे वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी ही अन्य चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और उससे आप जो है को बहुत ही फायदा होगा। जो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरे वीडियो में बने रहिए, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे हैं इसके अलावा उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और वो है हमारा, देखिए, यदि 6 माइक्रोकूलम आवेश को किसी समविभव पृष्ठ पर 2 मीटर विस्थापित किया जाए तो कृत कार्य बताना है। तो यहां पर जो आवेश है वो 6 माइक्रोकूलम है और उसको समविभव पृष्ठ पर 2 मीटर विस्थापित किया जा रहा है। तो कृत कार्य जो है, वैसे कार्य का फार्मूला होता है, कार्य का फार्मूला W बराबर होता है Q इंटू डेल्टा V, यानी कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर, ये फार्मूला है। तो इसके अलावा कार्य का जो है फार्मूला आपको मालूम है, दूसरा भी होता है कि बल गुणा विस्थापन, क्योंकि यहां पर समविभव पृष्ठ का केस है और समविभव पृष्ठ का मतलब है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। अतः जो विभवांतर है डेल्टा वी, यानी 2 बिंदुओं जिसके बीच का विभवांतर जो होगा वो शून्य होगा। मान लिया 2 बिंदु ए और बी है, ए पर भी जितना विभव है उतना ही बी पर भी विभव है, तो विभवांतर शून्य हो गया, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है। तो किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा। ये और क्योंकि विभवांतर शून्य है तो Q गुणा शून्य बराबर शून्य हो जाएगा। तो पहला प्रश्न बहुत ही आसान जो है डिस्कस मैंने कर दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी विद्युत क्षेत्र जो होता है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है और इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। तो जब भी कोई आवेश समविभव पृष्ठ पर विस्थापित किया जाएगा तो कार्य हमेशा शून्य ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहां पर बताया गया है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान जो है वो C दिया हुआ है। यदि इसके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी। हमें चॉइस दी गई है C/2, 2C, C² और C। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। ये है D क्या होती है, प्लेटों के बीच की दूरी। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो C' बराबर हो जाएगा, देखिए इसको आधा करिए, D/2 कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट A/D/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट A/D का मान क्या है, C है, तो C' का मान 2C के बराबर होगा, यानी बी पार्ट हमारा सही है। बीच की दूरी प्लेटों को पास पास ले आए और इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पहले के तुलना में 2 गुनी हो जाती है, तो इसका बी पार्ट सही है। प्रश्नों को समझना है, ये प्रश्न समझने वाले हैं, न कि लर्न करने वाले, याद करने वाले नहीं है। देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए 1 नंबर का ये भी प्रश्न है, किसी विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E
के लंबवत रखा गया है। यदि विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P हो तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा? देखिए, ये मान लिया विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E दिखाई गई है प्रश्न में, और जो द्विध्रुव रखा हुआ है ये -Q + Q, ये इसके लंबवत रखा हुआ है, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है P जो होता है और ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है द्विध्रुव आघूर्ण P, और P और E के बीच 90 डिग्री का कोण है, ऐसा कि प्रश्न में दिया गया है कि लंबवत रखा गया है। तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण हमें निकालना है। तो इसके लिए आपको सूत्र मालूम होना चाहिए बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण टॉ बराबर होता है PE sin थीटा। P जो है वही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और sin थीटा मतलब P और E के बीच का कोण है। और ये जो है 90 डिग्री है, तो sin 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। इस तरह से PE sin 90 डिग्री बराबर हो गया PE। तो यहां पर हम बता देंगे, क्योंकि 1 नंबर क्या है प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस है नहीं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कितना बल आघूर्ण लगेगा, P × E, P × E के बराबर, या PE लिख दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब दो समान प्रकृति के आवेशों को परस्पर समीप लाया जाए, एक प्लस आवेश है मान लिया, दूसरा भी प्लस आवेश है, और इनको हम एक दूसरे के समीप ला रहे हैं, तो लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। प्रतिकर्षण बल बढ़ने के कारण हमें और बल लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा बल लगा करके हम उनको पास पास लाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब है कि हम उस पर कार्य कर रहे हैं, और जो हमारे द्वारा किया गया कार्य होगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाएगा। तो पास लाने पर हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा, ऐसे वो पास नहीं आएंगे क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अतः बाह्य एजेंसी इस निकाय पर कार्य करेगी, अतः हम कह सकते हैं कि इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। उनकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, लिख देंगे कि स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और यदि विपरीत आवेशों को पास पास लाया जाए, देखिए माइनस प्लस, तो इसका उल्टा प्रभाव होगा, क्योंकि हमें अब कार्य करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही अपने आप पास पास आएंगे। तो उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा पास पास आने के, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो ऐसे आवेशों को यदि पास पास समीप लाया जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ने की बजाय घटेगी। और जब दो समान प्रकृति के आवेश, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो दोनों धनात्मक हो, इस केस में यदि समीप ला रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, दूर ले जा रहे हैं तो घट जाएगी। तो यहां पर समान प्रकृति के आवेश हैं, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हैं, उनको पास पास लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखिए, फिर से 1 नंबर का प्रश्न है। किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसे किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है में विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं, कोई एक उत्तर सही है, पहले इसको समझ लीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस पर बहुत सारे और भी प्रश्न बनते हैं। देखिए ये है, अब की बार जो हमारा द्विध्रुव है वो इस तरह से रखा है, -Q चार्ज इधर है, +Q चार्ज इधर है, P की दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं उसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इस तरह से P और E के बीच जो है 0 डिग्री का कोण बन रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र मालूम होना चाहिए।
स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो है वो होता है स्थितिज ऊर्जा। किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जब उसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वो होते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा जो है पी और ई के बीच का कोण है, माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। इस तरह से स्थितिज ऊर्जा जो है का मान आ जाएगा पी ई माइनस चिन्ह के साथ। तो हमारा यहां पर भी बी जो है ऑप्शन सही है। अच्छा, यदि मान लिया, देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, उलट करके रख दें ऐसे, माइनस क्यू चार्ज इधर कर दें, प्लस क्यू चार्ज इधर कर दें, तो अभी भी समांतर है, लेकिन यहां पर कोण जो है P और E के बीच का कोण 180 डिग्री है। अब जो है स्थितिज ऊर्जा का मान यहां पर रखेंगे तो माइनस पी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। अतः उस स्थिति में, इस वाली स्थिति में क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा प्लस पी के बराबर आएगी। इस स्थिति में या इससे पहले वाली स्थिति में दोनों में जो बल आघूर्ण लगेगा वो शून्य होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री तो अधिकतम होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 डिग्री होता है। यदि बल आघूर्ण की बात पूछी जाए उसके लिए सूत्र होता है माइनस पी साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान आप रखेंगे तो इसका बल आघूर्ण का मान पता लग जाएगा इस स्थिति में, लंबवत स्थिति में या 0 डिग्री के कोण पर। तो इस तरह से कई एक प्रश्न हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और यहां पर हमें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देनी है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका मात्रक भी लिखना है ना। तो अब वैसे तो ये 1 नंबर या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है ना। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखनी है, जो आपने याद रखी है वो लिख लीजिए, या मैं लिख रहा हूं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होता है E डॉट ds, ऐसे लिखते हैं और ये एक समाकलन का चिन्ह बना देते हैं। ये होता है विद्युत फ्लक्स का फार्मूला। कई बार क्या होता है फार्मूला भी लिख देते हैं तो भी नंबर मिल जाते हैं। क्लास 12th किसी भी हिंदी मीडियम, विशेष करके यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार, जो भी है बोर्ड आपका, उसमें कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये करनी है। अब उससे रिलेटेड यदि आपको फार्मूला, कोई परिभाषा लिखने को आई और मान लिया परिभाषा आप भूल रहे हैं या गलत होने जा रही है, तो उसका फार्मूला लिख दीजिए तो भी नंबर मिल जाएंगे। और यदि मान लिया फार्मूला भी नहीं याद है, परिभाषा थोड़ी बहुत याद है, जैसी भी याद है लिख दीजिए, तो उसमें क्या होगा, जितना मात्रा उसकी सही होगी उतने नंबर मिल जाएंगे। कई बार पूरे नंबर भी मिल जाते हैं, है ना। यदि परीक्षक की दृष्टिकोण से आपकी परिभाषा सही है तो फुल नंबर मिल जाएंगे। तो कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों के उत्तर तो लिखने ही लिखने हैं, चाहे आपको आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। एक सिद्धांत बना लीजिए, तो यदि कुछ भी लिखेंगे, है ना, उससे रिलेटेड ही लिखेंगे, तो जो परीक्षा में आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो देखेगा कि कितनी मात्रा सही है, उसके हिसाब से जो है नंबर मिल जाएंगे, शून्य तो नहीं मिलेगा। तो ये हमारा परिभाषा हो गई किसकी, विद्युत फ्लक्स की। अच्छा, इसका मात्रक लिखना है। तो देखिए ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, और ds क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ई का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन बटे कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का वर्ग होता है। इस तरह से फ्लक्स का मात्रक हो गया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर का वर्ग गुणा
अब बटे कूलम। फार्मूले के आधार पर मात्रक को निकालना सीखिए, जिससे कि आपको मात्रक रटने न पड़े। न्यूटन मीटर का वर्ग क्षेत्रफल का, मात्रक मीटर का वर्ग पर कूलम, ये इसका मात्रक हो गया। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर में मैंने दे रखा है, और ये फिर से मैं कहूंगा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समविभव पृष्ठ के 2 लाक्षणिक गुण लिखने हैं। तो कई 3-4 गुण हैं, विशेष करके मैं 2 मुख्य गुण लिख दे रहा हूं। नंबर 1, इसके प्रत्येक पृष्ठ, ये प्रश्न है, समविभव पृष्ठ के 2 गुण लिख रहे हैं। इसके यानी समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। नंबर 1। नंबर 2, सम विभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र या तो ऐसे लिख दीजिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की, इसको ऐसे लिखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे मान लिया ये कोई पृष्ठ है जो कि समविभव पृष्ठ है ए से बी तक, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इसके लंबवत होगी। ई जो होगी वो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 2 हमने लाक्षणिक गुण लिख दिए हैं। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते, प्रतिच्छेद नहीं करते। एक तीसरा गुण भी है, तो आपने नोट कर लिया होगा मेरी समझ से। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है 2 नंबर में कि 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करो। तो यहां पर हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए संचित ऊर्जा का। तो U बराबर होता है, देखिए जो कई एक फार्मूले हैं संचित ऊर्जा के, तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, उसकी धारिता दी गई है और जो विभवांतर दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है। तो हाफ CV² फार्मूले से हम इसको लगाएंगे। तो C 1/2, C का मान 6 दिया गया है। ये प्रश्न 2 हम लगा रहे हैं। और V का स्क्वायर मतलब 100 का वर्ग, 2 3 6। अच्छा, 1 मिनट माइक्रोफैरेड है, सॉरी, 1/2 गुणा 6 गुणा 10 की घात -6, इसको फैरेड में बदलना पड़ेगा माइक्रोफैरेड को, इंटू V स्क्वायर 100 का वर्ग। अब सही हुआ। तो ये हो गया 2 3 6, तो 3 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10,000। तो 4 शून्य ये है, उसमें से ये घात -6 है, तो ये देखा जाए तो ये 3 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 की घात 4 हो जाएगा। उत्तर आएगा 3 गुणा 10 की घात -2 जूल। बहुत आसान है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है 2 नंबर में। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। कोई 2 बिंदु A है, एक B है, इसके बीच का विभवांतर डेल्टा V का मान 60 वोल्ट है। ठीक है। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, A से B तक मान लिया चार्ज ले जाया जा रहा है, वो दिया गया है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10 की घात 5 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य होगा। तो Q का मान दिया गया 3 गुणा 10 की घात -5 कूलम। तो अभी हम बता चुके हैं कि किया गया कार्य बराबर होता है Q गुणा डेल्टा B। Q कितना है, 3 गुणा 10 की घात -5, और विभवांतर दिया गया A B के बीच का विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट दिया, विभवांतर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 180 गुणा 10 की घात -5, ऐसे लिख लीजिए, जूल कार्य हो रहा है। या फिर इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.8 गुणा 10 की घात, यदि हम 2 मतलब इसमें से 100 ले लें, 100 से भाग दे दें, तो ये हो जाएगा 1.8,
और 2 शून्य इसके कम हो गए, मतलब 2 हमने 100 से भाग दे दिया है, तो ये 10⁻³ जूल उत्तर आ गया। इतना कार्य होगा। अगला प्रश्न देखिए, और वो 3 नंबर का प्रश्न है। अब हम आ गए हैं 3 नंबर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब एक विद्युत द्विध्रुव है, यह प्रश्न 1 है, 3 नंबर का 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, और ये पहला प्रश्न है। ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, चित्र बना लीजिए पहले। ये देखिए ए बी, और यहां पर हमने -q आवेश लिया है, यहां पर +q आवेश, एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके अक्ष का मतलब ये अक्ष हो गया, ये अक्ष वाली रेखा हो गई। इस यहां पर कोई बिंदु मान लिया लेना है हमें, और वो इसके मध्य से r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु का कोई नाम दे दीजिए, चलिए C दे दिया मैंने। C बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। एकदम आसान है। विभव जो है कोई अदिश राशि है, तो क्या करेंगे? ऋणात्मक आवेश कितना विभव उत्पन्न करेगा, धनात्मक आवेश कितना विभव उत्पन्न करेगा, दोनों को जोड़ देंगे। वैसे तो देखा जाए माइनस होंगे, है ना। तो पहले तो हम यहां पर शुरुआत कैसे करेंगे? माना एक विद्युत द्विध्रुव AB के अक्षीय बिंदु C पर विभव की गणना करनी है। विभव की गणना करनी है। तो बस शुरू हो जाइए, और पहले बताइए कि इस धनात्मक आवेश के कारण इस C बिंदु पर कितना विभव होगा। और A से B तक की दूरी जो है हम लेंगे 2a ले सकते हैं, 2l ले सकते हैं, तो ये आधी दूरी जो हो जाएगी वो a हो जाएगी। यानी जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है उसकी लंबाई 2a है। अच्छा, अब अच्छा ये एक बात और हमें याद होनी चाहिए कि यहां पर किसी आवेश के कारण उसके पड़ोस में स्थित बिंदु पर आवेश के कारण क्या विभव क्या होगा, उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। विभव जो है का सूत्र जो होता है वो B बराबर होता है 1/4πε0 Q/r। ये है Q क्या है? आवेश है, और इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु है। यहां पर विभव Q यहां पर है, और इस बिंदु C मान लिया यहां पर है, तो इस Q के कारण बिंदु C पर विभव कितना होता है? ये होता है। ये फार्मूला याद होना चाहिए विभव का। अब देखिए इस प्रॉब्लम पे आते हैं, इस प्रश्न पे आते हैं। धन आवेश Q के कारण बिंदु C पर विभव V1 बराबर हो जाएगा, ये कहां रखें? y में रखें, 1/4πε0 Q/, इस बिंदु से इस C तक की दूरी जो हो जाएगी, देखिए पूरी दूरी r है, उसमें से a घटा दिया जाएगा, तो BC दूरी है हमारी एक्चुअल में, ये BC है। BC का मान क्या हो जाएगा? r - a। तो यहां पर हो गया r - a। ऋण आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, इतना न भी लिखें तो खाली लिख दें कि बिंदु आवेश -q के कारण, या आवेश -q के कारण बिंदु C पर विभव V2 बराबर हो जाएगा, ये ऋणात्मक आएगा 1/4πε0 Q/, तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी AC दूरी क्या हो जाएगी? r + a। कुल विभव कितना होगा? कुल विभव V बराबर हो जाएगा V1 + V2। देखा जाए तो ये घट रहे हैं, 1/4πε0 Q/r - a, और -1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस ए प्लस ए, ये है। तो यहां पर कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी कॉमन है तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, तो यहां बचेगा 1/r माइनस ए माइनस क्यू 1/r प्लस ए आया। लघुत्तम निकाल लीजिए और घटा दीजिए। देखिए तो v बराबर हो जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लघुत्तम आएगा r माइनस ए r प्लस ए, तो यहां पर आएगा r प्लस ए, माइनस चिन्ह होने की वजह से चिन्ह बदलेगा, माइनस r प्लस ए, तो ये देखिए r से r कट जाएगा, तो q इंटू 2a आया ऊपर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये v का मान हो गया। और थोड़ा परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं कि q इंटू 2a क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण p के बराबर होता है, इसका मान p के बराबर होता है, p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां लिख देंगे चूंकि p बराबर होता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, p क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, बराबर होता है q गुणा 2a, ये सूत्र आ गया। अब यदि हम यहां पर थोड़ा लिमिट ले लें, वैसे तो हो गया इतना, r का मान जो है, क्योंकि दूरी जो है मान लिया r बहुत बड़ी है a के तुलना में, तो r स्क्वायर को छोड़ दीजिए, है ना, और डायरेक्ट उसका उत्तर लिख दीजिए, r a स्क्वायर छूट जाएगा, r रह जाएगा, क्योंकि r बड़ा है ना, तो p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर, ये हो गया। 3 नंबर का हो गया, बहुत आसान है। विद्युत द्विध्रुव, दूसरा प्रश्न है, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करो। ये दूसरा प्रश्न है। देखिए गणना कैसे करते हैं, इसको हम शॉर्टकट में सब बता रहे हैं, वैसे तो पूरा ही है, देखा जाए शॉर्टकट क्या है। देखिए हम यहां पर बल आघूर्ण की जो है गणना करनी है, तो ये मान लिया हमने ई बनाया, विद्युत क्षेत्र बनाया, इसमें एक आवेश जो है विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, मान लिया ये माइनस क्यू आवेश इधर है, प्लस क्यू आवेश इधर है, ये ए है, ये बी है, ए बी कोई, और इसकी लंबाई 2a लेते हैं या 2l ले लीजिए, है ना, और ये थीटा कोण पे रखा हुआ है, यानी P और E के बीच कोण कितना है, थीटा है, ये इसको इससे मिला दीजिए, लंब डाल दीजिए, तो बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी। इससे पहले लिख सकते हैं Q तथा आवेश Q तथा माइनस Q पर लगने वाले बल जो हैं, बल दोनों पे समान बल लगेगा। देखिए ये यहां पर बल लगेगा इधर को, ये F1 हो जाएगा और ये हो जाएगा F2, तो ये F1 और F2 की क्रिया रेखाएं होंगी, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, इन क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी BC है, तो ये F1 बराबर हो जाएगा Q इंटू ई, और F2 बराबर भी Q इंटू ई है, बस दिशाएं बदल गई हैं, है ना, ऐसे वेक्टर हमने लगा दिया है, वेक्टर न भी लगाए तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, बस बलाघूर्ण को टॉ से प्रदर्शित करते हैं, बल कितना लग रहा है, QE लग रहा है, बलों के बीच जो क्रिया रेखा है उनके बीच की दूरी BC है, ये BC है, ये कोण क्या है, थीटा है ना, तो BC का मान हमें निकालना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा लेना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा BC बटे, देखिए इस त्रिभुज में त्रिभुज ABC में लिख दीजिए, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण BC बटे AB, तो BC तो निकालना ही है, तो 20 तिरछी गुणा कर दीजिए, BC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा, AB का मान जो है 2a है, तो 2a साइन थीटा, ये हो गया BC का मान। तो देखिए ये हो गया QE इंटू 2a साइन थीटा, इसको हम थोड़ा दूसरे ढंग से लिख रहे हैं, Q इंटू 2a लिखेंगे और E साइन थीटा अलग कर दिया। Q इंटू 2a बराबर होता है P के, तो PE साइन थीटा
बल आघूर्ण का मान हो गया। वो बता दीजिए कि यहां पर चूंकि P बराबर है Q इंटू 2A, इसको क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हो गया। अगला प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है हमारा 3 नंबर में। तीसरा प्रश्न एक न्यूमेरिकल मैंने ले रखा है, उसको देखिए। ये स्पेशल न्यूमेरिकल है। दिए गए संजाल में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। संजाल हम देखिए फिर से बना दे रहे हैं, ये संजाल बना हुआ है। ये 5 संधारित्र हैं, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है। और ये सभी के मान जो हैं, यहां पर बिंदु ए है, यहां पर बी है, और C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 का मान जो है 4 माइक्रोफैरड है। C5 का मान जो है जरूर 5 माइक्रोफैरड है। यदि आपको मालूम होगा, यदि कोई 5 संधारित्र या प्रतिरोध इस तरह से कनेक्टेड हो, इस तरह से जुड़े हो, कैसे? C1 बटे C2 बराबर है C3 बटे C4। यदि ये कंडीशन किसकी है? व्हीटस्टोन सेतु की। व्हीटस्टोन सेतु जब संतुलन की अवस्था में होता है तब ये कंडीशन वहां पर लगती है। तो 4 बटे 4 बराबर है 4 बटे 4 यहां पर, यानी इधर का अनुपात इधर के अनुपात के बराबर होना चाहिए। अनुपात को कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, दोनों तरफ अनुपात बराबर होना चाहिए। सो है यहां पर। इसलिए क्या होगा कि देखिए ये वाला जो संधारित्र है वो काम नहीं करेगा, ये हट जाएगा, ये हट गया। अब हमारे पास ये संजाल केवल रह गया है। अब देखिए ए और बी के बीच में हमें तुल्य धारिता निकालनी है। ये क्यों हट गया, मैंने उसका कारण बता दिया, क्योंकि ये व्हीटस्टोन की संतुलन अवस्था की कंडीशन है। अब देखिए यहां से चलिए इधर आइए, तो देखिए C1 C2 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और जब यदि इसमें जाते हैं तो C3 और C4 भी श्रेणी क्रम में है। इनका मान कितना है? 4 इसका भी है, 4 इसका भी है, 4 इसका भी, 4, यानी 4 और 4 ये C1 और C2 श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य धारिता निकालेंगे तो क्योंकि श्रेणी क्रम में 1/, जो है C डैश बराबर होता है 1/4 प्लस 1/4, यानी 2/4 हो गया। तो ये C डैश का मान आ जाएगा 4/2, यानी कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड हो गया। इन दोनों का मिला के 2 माइक्रोफैरड हो गया। अब इसका देखिए C3 और C4 का 1/C डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/C3 प्लस 1/C4। तो 1/4 प्लस 1/4 बराबर ये भी 2/4 ही हुआ। तो C डबल डैश का मान भी आ जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैरड। अब इसका चित्र दोबारा बनाइए आसान करने के लिए। देखिए चित्र क्या बनेगा, देखिए ए बिंदु यहां पर है। अब इधर की तरफ केवल कितना लगा है? 2 माइक्रोफैरड लगा हुआ है, 2 माइक्रोफैरड, और इधर भी दूसरी तरफ भी 2 माइक्रोफैरड है। ये बिंदु बी है, यानी ए के बीच में, ए और बी के बीच में 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र समझो अब लगे हैं, और दोनों समांतर क्रम में हैं। तो ए बी के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? समांतर क्रम में जब संधारित्र जुड़े होते हैं तो तुल्य धारिता का मान आ रहा है, तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगी C1, ये C डैश प्लस C डबल डैश, यानी 2 प्लस 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। अच्छा, अब यहां पर दोबारा दिया गया है, यदि A तथा B के बीच 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तो संधारित्रों पर आवेश की मात्रा की गणना करिए। अब हमने क्या किया है, ए बी के बीच में एक बैटरी लगा दी, इसको समझ लिया है, मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए चित्र मैंने बना रखा है। अब ए और बी के बीच में 15 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी गई, ये 15 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई। अब देखिए 15 वोल्ट के साथ ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, ये क्या है? समांतर क्रम में है। और ये 2 कहां से आया है? ये 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम से आया है। और श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है वो समान होता है, चाहे श्रेणी क्रम में कितने भी संधारित्र जुड़े हों और उनकी धारिता कुछ भी हो, सभी पर आवेश समान होता है। हालांकि यहां पर तो संधारित्र की धारिता भी समान है,
तो देखिए इसमें यहां पर ये C डैश है, ये C डबल डैश है, तो कितना हो जाएगा आवेश Q बराबर होता है C इंटू बी, C डैश इंटू बी। C डैश का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 इंटू बी, कितना है 15, तो 30 गुणा 10 की घात माइनस 6 या कहें 3 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम्ब आवेश होगा। उतना ही इधर भी होगा क्योंकि ये भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है इसके साथ, तो C डैश पर भी इतना ही आवेश होगा और ये आवेश समान रूप से जो है 4 माइक्रोफैरेड पे भी होगा और 4 माइक्रोफैरेड पे भी होगा। उसी तरह से 4 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड पे कितना कितना आवेश होगा, इतना है ना, क्योंकि इस भुजा पर जो आवेश आ रहा है, भाई बैटरी से आवेश चला, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, तो इधर कितना जा रहा है 3 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम्ब और इधर भी उतना ही जा रहा है। और ये आया कहां से था, 4 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड, तो इसका मतलब 4 वाले माइक्रोफैरेड ऊपर वाले जो हैं उन पे दोनों पे इतना ही इतना आवेश होगा। अतः प्रत्येक संधारित्र, और यहां पर बता दीजिए C1, C2, C3 और C4 पर, C5 पे नहीं, C5 पर तो कोई आवेश नहीं होगा, C4 पर आवेश जो होगा वो कितना होगा, समान होगा और वो होगा 3 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम्ब। ये बता दीजिए, बस हो गया प्रश्न। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप 5 नंबर के प्रश्नों की, और यहां पर हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ले रखे हैं। देखिए आपको इस चैप्टर में गॉस प्रमेय पर आधारित 3 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, तीनों तैयार होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि रिपीट हो जाती हैं, तो हमने तो पिछले पेपरों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला है कि ये वाले इंपॉर्टेंट है, और मान लिया रिपीट कर दिया तो क्या करेंगे। तो इसलिए वो तीनों एप्लीकेशन गॉस प्रमेय की मत छोड़िए, क्योंकि वो 5 नंबर में आनी है। किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी अनंत लंबाई की आवेशित सीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर ये जो हमने यहां पर ले रखा है। तो हमने यहां प्रश्न लिया है गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए, इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जब बिंदु कोश के बाहर हो, पृष्ठ पर हो, अंदर स्थित हो। तो पहले तो हमें गॉस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस प्रमेय लिखिए पहले। गॉस प्रमेय ये क्या होती है, लिखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान या पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हो गई गॉस की प्रमेय। मैथमेटिकल रूप से लिखिए कि फ्लक्स जो फाई बराबर होता है, ये बंद पृष्ठ के लिए हम समाकलन के ऊपर ऐसा गोला बना देते हैं, E.ds बराबर होता है Q/ε0। यहां पर ε0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। उम्मीद है आपने याद कर रखा होगा, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी की सहायता से हमें किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभिन्न बिंदुओं पर ज्ञात करनी है ना। तो आइए ज्ञात करते हैं। प्रमेय हो गई। देखिए इसके लिए हमें एक चित्र बनाना है। गोलीय कोश, आवेशित गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश
कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। और पहला बिंदु ले रहे हैं जब बिंदु कोश के बाहर है, कोश के बाहर है। ये हमने कोश बनाया, एक चित्र बनाया, गोला बनाया, खोखला गोला है ये। इस पर जो है, इस खोखले गोले पर आवेश इसके तल पर स्थित होगा। इसकी त्रिज्या r है, ये r त्रिज्या है। केंद्र O से इसके बाहर बिंदु हमें लेना है और वो दूरी हमने ले रखी है स्मॉल r। ये बिंदु हमने ले लिया है, मान लिया P बिंदु है, ये P बिंदु, और ये केंद्र से r दूरी पर स्थित है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, हम बिंदु से ऐसे होकर जाने वाले एक गाउसियन तल की कल्पना करते हैं। ये एक ऐसा तल जो कि जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु से ये गुजरना चाहिए और दिए गए आवेश वितरण के सममित होना चाहिए। ये जो हम पृष्ठ ले रहे हैं, इसको हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। ये जो गोलीय पृष्ठ लिया, बिंदु P से गुजरने वाले गोलीय पृष्ठ को लिया है, ये गाउसियन पृष्ठ है। यहां पर R त्रिज्या का, R त्रिज्या यहां पर जो है, R जो है बड़ा है कैपिटल R से, यानी इसके बाहर स्थित है, का एक गाउसियन गोलीय पृष्ठ लेते हैं, जो बिंदु P से गुजरता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना। आप तो डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे। चित्र बनाया बिंदु P पर, चित्र में थोड़ा अभी और करेक्शन करना। देखिए, बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा लेंगे, यानी बिंदु P पर एक छोटा सा पहले क्षेत्रफल लेते हैं, जिसको हम ds कहते हैं। ये सदिश क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश है ds। यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी E, और ds की दिशा भी यही होगी। E और ds क्या है, सदिश क्षेत्रफल है। ds छोटा सा क्षेत्रफल जो मैंने लिया है ये, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु E पर। और बिंदु जो P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो इस गोलीय कोश के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। अब हम क्या निकालेंगे कि इस गाउसियन तल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की। तो गॉस के प्रमेय से यहीं से शुरू हो जाओगे आप, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। गॉस के प्रमेय से गाउसियन तल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, E डॉट ds होता है ना। E डॉट ds, और इसके ऊपर हम सदिश लगाते हैं, और ये एक गोला बंद पृष्ठ है, इसलिए हम एक यहां पर गोल सा निशान बना देते हैं। बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन। ये गॉस का नियम है। यहां पर E तो ये हो गया, ds क्या होगा, इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। देखिए, इस पूरे गाउसियन पृष्ठ पर E का मान समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि ये पृष्ठ जो है, इस जो है गोलीय कोश से समान दूरी पर है, यानी केंद्र से समान दूरी है r। तो E का मान जितना यहां पर होगा, उतना यहां पर होगा, उतना यहां पर, सब जगह समान होगा E का मान। इसलिए E को हम इस समाकलन से बाहर निकाल लेंगे, है ना। इसको मिटाते हैं, और चित्र को मैंने मिटा दिया है। अब देखिए, E का मान समान होगा, इसलिए हम इसको बाहर निकालते हैं। E और ds बराबर हो गया Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, इस गोलीय पृष्ठ पर
स्थित आवेश है। ये पहले लिख लीजिए, गोलीय पृष्ठ पर स्थित आवेश है। अब ds, वैसे तो इसका मान जो है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट यदि हटाते हो, देखिए हम इसको थोड़ा और डिटेल पे बता देते हैं, ऐसे करते हो तो ये क्या हो जाता है, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, है ना। क्यों? क्योंकि ई और डी एस एक ही दिशा में लग रहे हैं, कोण उनके बीच शून्य है, कॉस 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, इसलिए हमारा ये बचा था। मतलब इससे पहले हम यदि करें तो इससे पहले वाला स्टेप क्या होगा, वो होगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री बराबर हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, ई का मान समान होने के कारण, हर पूरे तल पर समान है, जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिया है पूरे तल पर ई का मान एक ही जैसा है, यानी नियत है, इसलिए इसको बाहर निकाल लिया। अच्छा, ये जो हमारा गाउसियन सरफेस है, इसके अंदर जो है हमारा गोलीय कोश है जिसपे चार्ज क्यू है, यहाँ क्यू लिख दीजिए चाहे, है ना। ये त्रिज्या जो गाउसियन सरफेस लिया है उसकी त्रिज्या आर है, स्मॉल आर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर भेज दीजिए, समझो उत्तर आ गया हमारा। ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये देखिए, ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ये बिंदु P जो लिया गया था, और बिंदु P कहां है, गोलीय कोश के बाहर स्थित है, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम Q का मान देखिए, पृष्ठ घनत्व जो है, पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व लिख लेते हैं, आवेश घनत्व बराबर होता है सिग्मा, बराबर होता है आवेश बटे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल इस जो है हम ले लेंगे, क्योंकि चार्ज कहां पर स्थित है, इस अंदर वाले गोलीय कोश पर है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो यहां पर लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो Q का मान हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मान रख दीजिए, तो E बराबर हो जाएगा, वैसे तो ये सूत्र हो गया, ये Q का जगह पर हम लिख सकते हैं Q गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये आ गया सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये दूसरा मान प्राप्त हो गया, E का दूसरे पदों में प्राप्त हुआ, चाहे ये निकालिए चाहे यहां पर तक पहुंचा दीजिए, दोनों सही है। अच्छा, यदि अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है पृष्ठ पर। अब हम पहुंच जाएंगे पृष्ठ पर। दूसरा पॉइंट पृष्ठ पर, बिंदु कहां पर है, पृष्ठ पर है। पृष्ठ पर होने की वजह से क्या होगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ई का मान यहां रख दीजिए, ई का मान यहां से लीजिए और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए, और कुछ नहीं करना है। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल की आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए। ये पृष्ठ पर इसके अब जो बिंदु हमारा लिया गया है वो चित्र बना दे। तो ये देखिए, ये बिंदु जो है अब वो कहां आ गया, ये तो हमारा गोलीय पृष्ठ है जो कि आवेशित है, और वो बिंदु जो लिया जाना है वो इसी के पृष्ठ पर आ गया P, और यहां पर भी E यही हो गया और DS भी वही हो गया। ऐसे ये चित्र बन गया, ये हो गया। अब हम Q का मान अभी जो हमने निकाला था वो यहां पर रख देंगे, और चाहे तो यहां पर रख दीजिए स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए, तो तुरंत हमारा इस सूत्र से भी प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यदि हम इससे निकालें तो तुरंत देखिए निकल जाएगा। इसमें भी हमें Q का मान रखना पड़ेगा, है ना। तो E बराबर हो जाएगा, क्या करेंगे, जो हमारा स्मॉल आर है उसकी जगह कैपिटल आर रख देंगे, आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ये कट गया। तो E बराबर हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, जो कि नियत है, पूरे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। इसमें Q का मान वही रख दीजिए, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो फिर यही मान उससे भी प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब पृष्ठ के अंदर बिंदु जो है, यदि पृष्ठ के अंदर स्थित हो, तीसरा पॉइंट लेना है हमें। तीसरा पॉइंट है
जब बिंदु कोश के अंदर है, कोश के अंदर है। चित्र देखिए, ये देखिए, ये कोश है जिस पर आवेश है, और आवेश कितना है, Q है, त्रिज्या कितनी है, R है। अब की बार बिंदु P लेना है, वो इसके अंदर लेना है, तो हमें अंदर एक गासियन सरफेस लेना पड़ेगा, गाजियन तल लेना पड़ेगा। ये इसकी त्रिज्या जो है इस स्मॉल r लेंगे, और ये कंडीशन है स्मॉल r जो है छोटा है r से। अब यहां पर हम वही निकालते हैं, मान लेते थोड़ी देर के लिए ई, वैसे तो इसका रिजल्ट अभी पता लगता है, ds हो गया। अब लिखेंगे E डॉट ds बराबर होता है, चूंकि Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इस गासियन सरफेस जब बिंदु अंदर है, क्योंकि बिंदु गोलीय कोश के अंदर है, गोलीय कोश के अंदर है, अतः लिए गए गासियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, पृष्ठ पर तो यहां पर है ना आवेश, तो हमने गाजियन सरफेस डॉटेड लाइन से जो ले रखा है, इसके अंदर तो कोई है ही नहीं आवेश, खोखला है अंदर से। तो बिंदु चूंकि बिंदु गोलीय कोश के अंदर है, अतः लिए गए गासियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, यानी Q का मान शून्य है। तो क्या हो जाएगा, E डॉट ds बराबर हो गया शून्य के, शून्य बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी शून्य है ना। ds मतलब इसका क्षेत्रफल तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, तो E बराबर आ जाएगा शून्य के, चूंकि जो है ds शून्य नहीं है। क्षेत्रफल तो गासियन सरफेस का कुछ ना कुछ होगा ही होगा, और E और ds की गुणा शून्य के बराबर है, तो E का मान शून्य होना चाहिए। इसका मतलब आवेशित गोलीय पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यह बात याद भी रखिएगा। अंतिम प्रश्न है जिसको हम पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए, बहुत आसान है, और वो है विद्युत परिपथ में संधारित्र का एक उपयोग लिखिए। फिर उसके बाद किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो संधारित्र का ये एक उपयोग लिख देना है। संधारित्र का उपयोग कई एक हैं, ये विद्युत ऊर्जा को एकत्र करने में प्रयोग किया जाता है, या इसका परिपथ में प्रयोग AC और DC को अलग अलग करने में किया जाता है। AC और DC को अलग अलग करना है तो हम संधारित्र फिल्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, AC को तो जाने देता है, DC को रोक लेता है। तो AC और DC को अलग अलग करना है तो संधारित्र का प्रयोग करेंगे। ये AC को जाने देगा, DC को रोक लेगा। तो ये दो हमने प्रयोग बता दिए। हमें एक सूत्र प्राप्त करना है। ये देखिए सूत्र, इसमें हमें क्या है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है। ये कोई संधारित्र है और इसके बीच में एक वैद्युतांक कांच है, रबर है या माइका है, ऐसा कोई प्लेट रखी हुई है और जिसकी थिकनेस टी है और प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो इसका C का मान जो आता है वो एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस टी बटे के। ये सूत्र हमें प्राप्त करना है। और यदि ये सीट पूरी तरह से भरी हो, यानी T बराबर D हो, तो C बराबर हो जाता है, इसका परावैद्युतांक K है, ये K जो आ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट A d माइनस डी प्लस डी बाई के, तो ये कट गया तो C बराबर हो जाता है K इंटू में आ जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये तब आता है जब परावैद्युतांक पूरी तरह से प्लेटों के बीच में भरा हो, तो संधारित्र की धारिता का ये फार्मूला आता है। तो उम्मीद है इसको आप लोग देख लेंगे अपनी जो है बुक से, बहुत आसान है और इसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो
ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज समझ में आए होंगे। अगला वीडियो हम तुरंत जल्दी से डालने वाले हैं, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए जो कि विद्युत धारा पर आधारित होगा और उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस शीघ्र ही करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।